नमस्कार, मैं हूं सूरज सनवाल। वर्चस्व की इस खास कड़ी में आज बात होगी उस माफिया की जिसने तिकड़ी बनाकर तांडव किया और तिकड़म भिड़ाकर सियासत का रास्ता थाम लिया। किसी दौर में यूनिवर्सिटी से 3 लड़के निकले थे और देखते ही देखते ये लड़के गजब के लड़ाके बन गए। उन्हीं में से एक हैं माननीय राजन तिवारी, जो अपराध की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बने तो माननीय बनकर सबको मनवा दिया कि सत्ता की छांव में अपराध और अपराधी दोनों महफूज होते हैं। नब्बे के दशक तक गोरखपुर का अंडरवर्ल्ड 2 गुटों में बटा हुआ था। एक पक्ष था हरिशंकर तिवारी का, तो दूसरा पक्ष था वीरेंद्र प्रताप शाही का। सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से शहर पर प्रभुत्व इन्हीं दोनों का था। संगठित अपराध ने सरकार से अलग एक अपनी व्यवस्था बना रखी थी। 90 के मध्य दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने इनकी सल्तनत को चुनौती दी, जिनका मकसद था शहर पर अपना वर्चस्व कायम करना। वर्चस्व यानी पूर्ण ताकत, एक की सत्ता। इस जंगल राज के नए दावेदार थे श्री प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी और आनंद पांडे। युवा पीढ़ी ये कहिए छात्र जीवन के लोग थे और जो कभी किसी मुकदमे में फंसने के बाद उनके पीछे जब वो पुलिस पड़ी तो वो पूरी तरह से अपराध का रास्ता अपना लिए। इसमें राजन तिवारी भी शामिल हैं, शिव प्रकाश शुक्ला भी शामिल हैं और शिव प्रकाश शुक्ला के साथ आनंद पांडे भी थे। जिसमें वर्चस्व को कायम करने का जरिया बना करोड़ों का रेलवे टेंडर। गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय। साल 1996 तक इसके रेंज में बिहार के भी कई जिले आते थे। इसी साल बिहार के हाजीपुर और समस्तीपुर के बीच करोड़ों के अमान परिवर्तन का काम निकला, जिसका टेंडर गोरखपुर डीआरएम ऑफिस में होना था। बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह हर कीमत पर ठेके को हासिल करना चाहते थे और गोरखपुर के माफिया सरगना वीरेंद्र प्रताप शाही भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सूरजभान सिंह ने तब टेंडर मैनेज करने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी को कहा। टेंडर फॉर्म भरने के दौरान वीरेंद्र शाही के करीबी विवेक सिंह से राजन तिवारी की बहस हुई। अगले ही दिन विवेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे और राजन तिवारी पर लगा, जिसके बाद ये तीनों फरार हो गए। लेकिन ये घटना यूपी बिहार को हिला देने वाले माफिया की महज शुरुआत भर थी। विवेक सिंह की हत्या के कुछ दिन बाद गोरखपुर के इसी शास्त्री चौक पर वीरेंद्र प्रताप शाही पर AK-47 राइफल से फायरिंग हुई, जिसमें वीरेंद्र प्रताप शाही तो बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर और अंगरक्षक इस फायरिंग में मारे गए। गोरखपुर में तब पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद शहर का समीकरण ही बदल गया। गोरखपुर पुलिस इस नए गिरोह से निपटने की तैयारी में जुटी हुई थी। तभी 31 मार्च 1997 को लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी गई। आरोप इसी ग्रुप पर लगा। माफिया वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी का नाम चर्चित हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी अब अपने नाम का इस्तेमाल रेलवे के ठेकों में करने लगे। बड़े व्यवसायी और नेता इनसे काम लेने के लिए संपर्क करने लगे। इसी दौरान अगस्त 1997 में लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर दिलीप होटल में रेलवे के ठेकेदार भानु मिश्रा पर AK-47 से फायरिंग की गई, जिसमें भानु मिश्रा तो बच गए, लेकिन उसके साथ के लोग मारे गए। लखनऊ में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। अब लखनऊ पुलिस ने इस गिरोह को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब तक लखनऊ अपराध का केंद्र नहीं बना था,
लेकिन इस गिरोह ने लखनऊ में ताबड़तोड़ अपराध करके पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। 9 सितंबर 1997 को पुलिस को सूचना मिली थी कि हजरतगंज इलाके के जनपद मार्केट में श्री प्रकाश और राजन तिवारी आने वाले हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। इन लोगों को भी पुलिस की गतिविधियों की भनक लग गई। ये लोग वहां से भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें दरोगा आर.के. सिंह की मौत हो गई। और जब जनपद में ये था और आर.के. सिंह पहुंच गए तो अचानक जो है जब ये हुआ कि हाँ इसी प्रकार वो पहचान भी गए थे इसे, क्योंकि उसी समय इसको ये लगा कि ये मार देंगे वहां पे। इस घटना से पुलिस और सियासी जगत दोनों सख्ते में थे। दरअसल यही वो दौर था जब यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा उथल-पुथल मची हुई थी। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा था। ऐसे में कुछ नेता भी इस गिरोह को संरक्षण देने लगे थे। हालांकि पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला के खास साथी आनंद पांडे को मुठभेड़ में मार गिराया। आनंद पांडे ने विवेक लठानी नाम के एक बड़े उद्योगपति का अपहरण कर लिया। दिल्ली में उसे रखा और उससे बड़ी रकम एक वसूली की। लोकेट करके एक मुठभेड़ में आनंद पांडे को दिल्ली में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उसके पास जो AK-47 बरामद हुई थी वो पुरुलिया ड्रॉप की थी, जो पुरुलिया में AK-47 बहुत ढेर सारी गिराई गई थी। वो किसी तरह से बिहार के रास्ते होते हुए उन तक पहुंची थी, जिसका वो इस्तेमाल करता था। लेकिन लखनऊ में हो रही वारदातों से कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे थे। तब यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए STF के गठन का आदेश दिया। मकसद साफ था, सरकार किसी भी कीमत पर इस गिरोह को खत्म करना चाहती थी। 4 मई 1998 यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राय शर्मा के नेतृत्व में STF का गठन किया गया, जिसमें लखनऊ के तत्कालीन SSP अरुण कुमार, SP सिटी सत्येंद्र वीर सिंह और CO हजरतगंज राजेश पांडे को शामिल किया गया। जब इनके आतंक का बिल्कुल एकदम आफत हो गई पूरे प्रदेश में, तो उसी समय इनको इस पूरे गैंग को इनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। तत्कालीन ADG लॉ एंड ऑर्डर श्री अजय राज शर्मा, उस समय SSP लखनऊ रहे श्री अरुण कुमार, SP सिटी रहे श्री सत्येंद्र वीर सिंह और मैं उस समय CO हजरतगंज था। इन 4 लोगों को मिला के एक टीम बनाई गई। STF की टीम बिहार, दिल्ली, बंगाल तक लगातार छापेमारी कर इस गिरोह को पकड़ने की कवायद में जुट गई। STF को बने 1 महीना भी नहीं हुआ था, तभी 26 मई 1998 को इस गिरोह ने लखनऊ के एक बड़े दवा व्यवसायी कुणाल रस्तोगी का अपहरण कर लिया। कहते हैं करोड़ों की फिरौती वसूलने के बाद कुणाल रस्तोगी को छोड़ दिया गया। यह STF को खुली चुनौती थी। इस घटना के बाद राजन तिवारी ने अपना कार्यक्षेत्र बिहार को बनाया। बिहार में भी कई गैंग थे और गैंगवार में एक दूसरे को मार रहे थे। उस वक्त बिहार सरकार के बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का कई माफिया से विवाद चल रहा था। ब्रिज बिहारी के दुश्मनों ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने का जिम्मा राजन तिवारी को दिया। ब्रिज बिहारी प्रसाद उस वक्त पटना के IGMS में भर्ती थे। 13 जून 1998 को कमांडो सिक्योरिटी के बीच ब्रिज बिहारी प्रसाद को मार दिया गया। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड जो था वो बिहार की राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ब्रिज बिहारी की जब हत्या हुई थी उस समय बिहार के कई एक बाहुबली एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए थे। मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, इस तरह के जितने लोग थे और कुछ लोगों का परोक्ष रूप से भी इन्वॉल्वमेंट था। और ये हत्या जो हुई थी बड़ा डेयरिंग एक्ट था कि एक हॉस्पिटल में जा कर के एक बड़े पॉलिटिशियन की हत्या जो है वो कर दी जाए। पटना के सबसे बड़े अस्पताल में हत्या हुई थी। तो और ये बहुत प्लान्ड हत्या थी कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या से
पूरा बिहार हिल गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर पूर्णिया में सीपीएम विधायक अजीत सरकार की भी हत्या हो गई। 24 घंटे के अंदर 2 विधायकों की हत्या से बिहार का सियासी जगत डर गया था। इन दोनों हत्याओं का आरोप राजन तिवारी पर लगा। कहते हैं सांसद पप्पू यादव के कहने पर राजन तिवारी ने अजीत सरकार को मारा था। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब यूपी और बिहार दोनों सूबों में राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला दहशत का पर्याय बन चुके थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राजन तिवारी एक ऐसे बाहुबली थे जिनका बिहार से बाहर एक बड़ा रुतबा बना हुआ था। या वो मतलब इंटर स्टेट बाहुबली के रूप में इनको आप कह सकते हैं। वो इंट्रा स्टेट वाला मामला इनका नहीं था। चूँकि इनका जो कार्य क्षेत्र था यूपी के बॉर्डर का इलाका था, वो जो बिहार का नॉर्थ वेस्ट जिसको कह सकते हैं, बेतिया, मोतिहारी और चंपारण का जो इलाका है, उस इलाके में इनका वर्चस्व था और उसका बॉर्डर यूपी से लगता था। तो यूपी के बाहुबलियों से इनके बड़े कांटेक्ट शुरू से रहे हैं और यूपी के चुनाव में भी राजन तिवारी का रोल बनता रहा है। रेलवे, हाईवे, रियल एस्टेट, हर जगह इस गिरोह की पैठ बन चुकी थी। बताते हैं कि इनके नाम की दहशत इतनी थी कि उद्योगपति एक फोन पर करोड़ों की रंगदारी इन तक पहुंचा देते थे और जो विरोध करता उसे मार दिया जाता। यूपी कोऑपरेटिव के उपाध्यक्ष वीरेंद्र विक्रम सिंह को भी रेलवे के ठेके के विवाद में मार दिया गया। नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि इनका जो मेजर जो इनकी आमदनी थी वो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से होती थी। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए यूपी से कनेक्टेड था कि गोरखपुर उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था रेलवे का डिविजनल ऑफिस। तो वहाँ इनका इन्फ्लुएंस जो है गोरखपुर के इलाके में वो वर्क करता था और वहाँ से सारे टेंडर को ये मैनेज करते थे। उसमें वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी का एक बड़ा पार्ट जो है, ये इलाके में इनका पूरा एक अपना अंपायर था। इधर यूपी एसटीएफ भी लगातार इनके पीछे थी और आखिरकार एसटीएफ को श्री प्रकाश शुक्ला की लीड मिल गई। देखिए, लीड इसकी ये मिली थी कि ये जो पैसे की वसूली कर रहा था, एक बहुत बड़े बिल्डर हैं लखनऊ में, उनके कुछ फ्लैट उस ज़माने में बन रहे थे, तो उनको ये टेलीफोन करके धमका रहा था पैसों के लिए और ये भी कह रहा था कि ये पैसे आप अपने एक गैंग मेंबर के लिए, बताया उसने कि अपने एक गैंग मेंबर को ये पैसे वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। तो इस तरह से वो लीड हम लोगों को मिली थी, नंबर्स इसके लगाए गए थे और ये 2 दिन बाद वहाँ से बाई एयर इसको बिहार में किसी बड़े अपराध को करने के लिए जाना था। 21 सितंबर 1998 की रात एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ उसके 2 साथी अनुज सिंह और सुधीर तिवारी भी मारे गए थे। और 21 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला को एक मुठभेड़ में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जिसमें मैं था और सत्येंद्र सिंह साहब थे, अरुण कुमार साहब थे, हम लोगों ने उसमें उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। श्री प्रकाश के मारे जाने की सूचना से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और राजनीतिक हलके ने चैन की सांस ली। लेकिन ये चैन लंबे समय के लिए नहीं था। यूपी पुलिस अभी श्री प्रकाश के एनकाउंटर का जश्न मना ही रही थी। तभी 5 नवंबर 1998 को गाजियाबाद में तेज तर्रार इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप राजन तिवारी पर लगा। कहा गया कि पूर्व सांसद टीपी यादव के कहने पर राजन ने प्रीतम सिंह की हत्या की थी। लोगों को लगा था कि श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या के बाद गैंग खत्म हो गया था, लेकिन राजन तिवारी पर अब भी आरोप लग रहे थे। राजन तिवारी उस वक्त यूपी और बिहार का सबसे बड़ा इनामी माफिया बन चुके थे। यूपी एसटीएफ, बिहार पुलिस लगातार राजन तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी। इसी बीच 12 फरवरी 1999 को दिल्ली में सांसद की आवाज से राजन तिवारी गिरफ्तार कर लिए गए। एक पूर्व भाजपा सांसद के वहाँ से पकड़े गए। चूँकि उसके पहले शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो चुका था
आनंद पांडे का इनकाउंटर हो चुका था, तो वो इनाम की रकम मिलनी थी दिल्ली पुलिस को भी। और यूपी दिल्ली के झगड़े में इनकी गिरफ्तारी होने के बाद जब पुलिस इनको इनकाउंटर करने ले जा रही थी, तो यूपी दिल्ली पुलिस के झगड़े में ये बच गए राजन तिवारी, नहीं तो इनका भी इनकाउंटर हो जाता। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस के पूछताछ का लंबा सिलसिला। राजन तिवारी कहते हैं कि उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। उनके ऊपर लगे मुकदमे फर्जी थे। सारे लोगों ने हम लोगों को, जैसे कि हम लोग छात्र राजनीति करते थे, उस समय के कुछ जाति विशेष के लोग भी थे जो हम लोगों के खिलाफ खड़े हुए, जिनको नहीं पछता था कि हम लोग अपना काम अच्छे से कर सकें। हम लोग कभी भी अत्याचार जो करता था उसके खिलाफ रहते थे। तो अत्याचार के खिलाफ तो हम आजीवन रहेंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ लड़ता रहूँगा, क्योंकि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, डरता सिर्फ ऊपर वाले से। राजन तिवारी को बेऊर जेल भेज दिया गया। उसी दौरान साल 2000 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। राजन तिवारी ने जेल में रहते हुए मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नहीं, गोरखपुर के रहने वाले, हमारा ही घर सगौरा है, गोरखपुर रहने वाले हैं, जन्म धरती हमारी है। बिहार में चुनाव तो एक तरह से कहा जाए तो क्या कहते हैं, ईगो चैलेंज में एक बिहार के व्यक्ति हमारी रिलेशन में थे, उन्होंने चैलेंज किया कि उत्तर प्रदेश में आप का इतना जनाधार है तो क्या बिहार में भी चुनाव लड़ लेंगे और जीत लेंगे। तो मैं लड़ा और हंसते हंसते जो है चुनाव वहाँ जीता, लड़ा और चुनाव जीता। राजन तिवारी अब विधायक बन चुके थे। राजन तिवारी की छवि एक बाहुबली विधायक की मानी जाती है, लेकिन राजन तिवारी इसे जनता का बल बताते हैं। ये बाहुबली है, तो जनता की ताकत से कोई बाहुबली बनता है। तो आज हमारे पास जनता का ताकत है, बाहुबली है, इसलिए बाहुबली है कि हम काम करते हैं, जनता हर गरीब के सुख दुख में हम साथ रहते हैं। उस वक्त बिहार में भी सियासी उठापटक जारी थी। सरकार बनाने के लिए सियासी दल बाहुबली विधायकों को साथ ले रहे थे। इनमें राजन तिवारी एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे। देखिए, राजन तिवारी को सबसे बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि बहुत कम एज में क्राइम की दुनिया में और राजनीति में दोनों जगह को एक मतलब आइडेंटिटी अच्छी मिल गई थी। और ब्रज बिहारी मर्डर केस जो बहुत बिहार का चर्चित केस था, उसमें उनका नाम प्रोमिनेंटली आया। और उसके बाद वो बिहार के उन बाहुबली नेताओं में उनकी गिनती होने लगी जो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से। राजन तिवारी भले ही विधायक बन गए थे और जेल में बंद थे, लेकिन उन पर आरोप अब भी लग रहे थे। बिहार में NHAI के चीफ इंजीनियर का अपहरण हुआ। इस घटना ने बिहार के सियासी जगत को हिलाकर रख दिया। विपक्ष बिहार में जंगल राज होने का आरोप लगाने लगा। इस अपहरण का आरोप राजन तिवारी पर लगा। आरोप लगा कि राजन तिवारी ने इस अपहरण के बाद करोड़ों की वसूली की थी। इस घटना का असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ा। राजन तिवारी पर कुल 84 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन राजन तिवारी सभी मामलों में कोर्ट से बेदाग साबित हुए। न्यायपालिका पे अटूट विश्वास है। न्यायपालिका हम लोगों के साथ इंसाफ करती है और करती रहेगी। बाकी किसी से क्या डरना, नेता से क्या डरना। डरना है तो सिर्फ भगवान से डरो, और बाकी अपने अंदर जो ईमान है उससे डरो। हमारा ईमान सही है, ऊपर वाला भगवान देख रहा है, वो हमारे साथ न्याय करेगा। दरअसल राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसे नाम थे जिनके ऊपर बड़े बड़े लोगों की हत्याओं का आरोप लगा। कहा जाता है कि राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला चेतावनी देकर हत्याएं करते थे। वो आरोप चाहे राकेश तिवारी की हत्या का हो, विवेक सिंह की हत्या का हो टेंडर ठेके को लेके, या फिर वीरेंद्र शाही की हो, या भानु प्रकाश मिश्रा पे लखनऊ में हुए हमले को लेकर हो, या दरोगा RK सिंह की हत्या को लेकर हो, तो ये सारे आरोप उन पर लगने लगे। इन लोगों पर अपराध का पैटर्न बदल देने का आरोप लगा। AK-47 से वारदात को अंजाम देना, भागने के दौरान थोड़ी दूर पर कार बदल लेना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का दौर एकदम शुरू हुआ था
97 जून में ही लखनऊ यानी ईस्ट जो यूपी ईस्ट की जो सर्किल है वहाँ मोबाइल फ़ोन शुरू हुए थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन के शुरू होते ही इस गैंग ने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तकनीक उस समय बहुत विकसित नहीं थी, नंबर लिसनिंग पे लिए नहीं जाते थे, पैरेलल लिसनिंग पे, तो और उसके जानकार बहुत कम थे। बिहार में 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजन तिवारी ने अपनी सीट अपने बड़े भाई को सौंप दी और राजन तिवारी के बड़े भाई चुनाव जीत गए। इसके बाद राजन तिवारी यूपी की सियासत में हाथ आजमाने की तैयारियों में जुटे हैं। राजन तिवारी अपने लिए एक सीट की तलाश कर रहे हैं। अपने नाम, पैसे और ताकत के बूते एक और माफिया की यूपी की राजनीति में एंट्री होने वाली है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव, लखनऊ से अनूप और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ संदीप पांडे। इलेक्शन डेस्क, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।